हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए 11th क्लास में कितना लिखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इतना हम डीप में नहीं जाएंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में समझाइए और आपको बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत लिखना पड़े, बिल्कुल नहीं। देखिए इसके पहले बोर का परमाणु मॉडल आप लोगों ने समझा था। बोर ने क्या बताया था कि भाई थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट का समय दीजिएगा कि भाई नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित ऊर्जा कोष, हर एक में एक निश्चित ऊर्जा भी रहती है, इसलिए इसे ऊर्जा कोष भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्जा कोष भी कहा जाता है। पहले कोष को के नाम दिया गया, दूसरे कोष को एल नाम दिया गया। फिर आपका तीसरा कोष भी है के एल, फिर आपका एम नाम दिया गया। फिर चौथा कोष भी है आपका, इसको एन नाम दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने एक पॉइंट यहां पर छोड़ के रखा था। क्या बोला था कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, वो हो सकता है पहले कोष से दूसरे कोष में चली गई हो, दूसरे कोष से तीसरे कोष में चली गई हो, तो जब वो पुनः अपने मूल स्थिति में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जैसे प्यारे बच्चों ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया, सबका ऊर्जा स्तर अलग अलग है। जैसे यदि मैं ऊर्जा स्तर की बात करूं तो ये होता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n का मतलब होता है, n मतलब कोषों की संख्या। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, ठीक है, छठा कोष। इस आधार पर आप क्या कर सकते हो, इनके कोषों की एनर्जी निकाल सकते हो। अब एनर्जी जो है धीरे धीरे आप लोग आगे की ओर बढ़ोगे बच्चों, धीरे धीरे तो एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, यानी विकिरण के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। उन्हीं विकिरणों का अध्ययन करते करते लाइमर साहब आए, फिर बामर साहब आए, फिर पाश्चन, ब्रैकेट फुंड, इन्होंने उन तरंगों के तरंगदैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए किसी भी हम गैस के ही परमाणु का अध्ययन करते हैं तो गैस का एक परमाणु तो हो नहीं सकता है। हम गैसों का अध्ययन कर रहे हैं तो भाई हाइड्रोजन का गैस है, और हाइड्रोजन का गैस है मतलब उसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक पात्र लिया और उस पात्र में क्या करा बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिया। अब उस हाइड्रोजन गैस की मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन में गैस में मतलब सिंगल परमाणु तो होगा नहीं, कई सारे परमाणु होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर पे चले गए होंगे। फिर वो अपने मूल स्थिति में आएंगे। जब मूल स्थिति में आएंगे, कोई पहले कोष में आए, कोई दूसरे कोष में, तो जैसे लाइमर साहब आए, बोले भाई इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चला गया, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, फिर वो अपने पहले स्थिति में आता है। वो परावैंगनी क्षेत्र, उन तरंगदैर्ध्य के आधार पर बोला गया कि ये परावैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत, इन विकिरणों को परावैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, और उसी श्रेणी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने चित्र बनाया है बच्चों बढ़िया सा, कि देखिए हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर पे था, अब ऊपर चला गया, वो अपने निम्नतम में आने की कोशिश करता है, तो ऊर्जा स्तरों में, ऊर्जाओं में अंतर के बराबर विकिरण उत्सर्जित होती है। जितना ऊर्जा का अंतर हुआ उसी का भाई विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसका एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होता है। इसे एक स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए लाइमर श्रेणी है। सर्वप्रथम लाइमर ने परिभाषित किया कि जब मान लीजिए कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है, वो उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्नतम, सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ रही है, पहले कोष में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपका ये पहला कोष हो सकता है, फिर दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे कोषों की संख्या तो बढ़ती जाती है। तो जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम में आता है, पहले ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन आता है, उनकी एक स्पेक्ट्रम बनती है। स्पेक्ट्रम का भी आपको पता होगा कि विकिरणों का एक सतत क्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। विकिरणों का एक सतत क्रम, कई सारे विकिरण आपको एक गुच्छे के रूप में दिखाई दे, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको लाइमर श्रेणी के नाम से दिया गया और बोला गया कि ये तरंगदैर्ध्य के आधार पर, तरंगदैर्ध्य के लिए फार्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं। तरंगदैर्ध्य का फार्मूला बच्चों, तरंगदैर्ध्य का फार्मूला आप लोग पढ़ोगे, हम आगे बताएंगे। आर है, फिर नीचे यहां पर 1/n1 स्क्वायर
-1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को तरंगदैर्ध्य के आधार पर ये फार्मूला पढ़ना है। 1 जहां पर आ रहा है, 2 जहां से आ रहा है, उसके आधार पर हम इसकी एनर्जी को डिसाइड करते हैं। तो ये आप लोगों को लाइमर श्रेणी दिखेगा, पावर श्रेणी, पास्कल श्रेणी, ब्रैकेट फुंड। अब देखिए एग्जाम में कैसे लिखना उतना मैं आपसे चर्चा करूंगा। लाइमर श्रेणी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है उस जो आपके किस कोश से कहां तक आ सकता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन n1 मतलब पहले कोश में, n2 मतलब दूसरे कोश से, तीसरे कोश से, चौथे कोश से, पांचवें कोश से, छठे कोश से, सातवें कोश से आता है, तब जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसे हम लाइमर श्रेणी के नाम से जानते हैं और ये तरंगदैर्ध्य के आधार पर उसका हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक स्पेक्ट्रम आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। चूंकि टोटल स्पेक्ट्रम की बात करें तो टोटल 5 प्रकार की श्रेणी है, लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्कल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। चूंकि इनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर इन स्पेक्ट्रमों को नाम दिया गया। पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी क्षेत्र माना गया, फिर दृश्य क्षेत्र माना गया, पास्कल श्रेणी को अवरक्त क्षेत्र माना गया, ब्रैकेट श्रेणी को अवरक्त क्षेत्र और ये सुदूर अवरक्त क्षेत्र माना गया। पहला जो अपना श्रेणी है लाइमर श्रेणी। लाइमर श्रेणी में ये बोला गया कि n1 मतलब पहले कोश में आता है, कहां से आता है, n2 मतलब दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों कि लाइमर श्रेणी कहते हैं। अच्छा, इनके नाम के आधार पर ही इनका श्रेणी दिया गया बच्चों। तो लाइमर श्रेणी आपको इतना लिखना है। इसके तरंगदैर्ध्य के लिए आपको फार्मूला जनरेट करना है कि तरंगदैर्ध्य जो होता है वो r, ये नियतांक है भैया, इसका मान होता है एक फिक्स वैल्यू। यहां पर आपका n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यहां पर n1 जो है, n1 बता दिया गया है आपका पहला है कोश, और n2 जो है बच्चों वो दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, चौथे से भी, पांचवें से भी, छठे से, ऐसे अनंत तक। सॉरी, चलिए बामर श्रेणी की बात करते हैं। तो बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य जो होगा फॉर्मेट वही रहेगा, 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। अब यहां पर n1 जो है वो दूसरे कोश में आएगा। कहां से आएगा, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे अनंत से, कहीं से भी आ सकता है। तो ये क्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं बात करता हूं पास्कल श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर तीसरे ऊर्जा स्तर पे आता है बच्चों, n1 का मतलब 3 और n2 का मतलब 4, 5, 6, तो इस श्रेणी को पास्कल श्रेणी की संज्ञा दी गई। फिर ब्रैकेट श्रेणी, आप जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर मतलब चौथे ऊर्जा स्तर पर आता है, कहां से, पांचवें, छठे, सातवें से, तो ये सुदूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, जिसे हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। फिर आपका फुंड श्रेणी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है, अर्थात n1 बराबर पांचवें में, कहां से, छठे, सातवें, आठवें से, तो ये अति सुदूर अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आप लोग डायग्राम के ही आधार पर समझो। मैं सिर्फ यहां पर इतना समझाने आया हूं कि यदि आप 11th क्लास में यदि आ जाता हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझाओ, तो मैं जितना समझाता हूं हर एक में आप लोगों को तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखते चलना है और ये आप लोगों को डायग्राम के आधार पर समझा देना है। बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जरा, लाइमर श्रेणी में n1 मतलब लाइमर श्रेणी में n1 में आ रहा है बच्चों, यानी पहले कोश में आ रहा है। किस में आ रहा है, पहले कोश में आ रहा है, यानी n1 मतलब पहले कक्षा में आ रहा है। कहां से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, जो आपका बामर श्रेणी है ये दूसरे कोश में आ रहा है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें से। फिर जो तीसरा है पास्कल श्रेणी, इसमें तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन जब चौथे से, पांचवें से, छठे, सातवें से आए। फिर ब्रैकेट है बच्चों चौथे में, है ना, पांचवें, छठे, सातवें से आए। इस क्रम में लगातार आप आगे बढ़ते जाओगे और बस इतना ही हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लिखना है। पहला पॉइंट आप लोग इतना लिखोगे, इसके बाद ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। दूसरा, स्पेक्ट्रमी श्रेणी भी आप लोग समझो कि हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल विशेष समुच्चय होता है ना। इसमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक श्रेणी रेखाओं के बीच की दूरी नियत होती है और धीरे धीरे घटती जाती है। फिर आप लोगों को ये क्रम बांट देना है कि श्रेणी टोटल 5 है। फिर पहला क्रम आप लोगों को बताया,
दूसरा ये बताया, बाकी तरंगदैर्ध्य का फॉर्मेट आपको मैं समझा ही दिया। फिर ये आपका तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इतना कर दे रहे हैं। 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है, 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है। 12th क्लास में और डीप में पढ़ेंगे। हाँ भाई, केवल हम क्लास जैसे 11th क्लास के एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं। यदि हम इसी को नीट लेवल पे पढ़ाते हैं तो 2 घंटे का लेक्चर, हम अभी उस लेवल पे क्लास नहीं दे रहे हैं। फिलहाल छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप लोग पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज और है, कोई बच्चा चाहता है यदि नोट्स लेना है ना, कोई बच्चा चाहता है यदि नोट्स लेना है, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कांटेक्ट करें नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी के लिए मात्र 100 रुपए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।